Hello everyone, here is Mansi Patel and in this video we will discuss about chapter number 1 standard 8 subject है history and first chapter है how, when and where। लेकिन इससे पहले हम बात करें कि 6th स्टैंडर्ड से ही आप हिस्ट्री पढ़ते आए हो। 6th स्टैंडर्ड में आपने हंटर एंड स्केटर्स के बारे में पढ़ा, बौद्ध के बारे में पढ़ा, अशोका के बारे में पढ़ा। उसके बाद 7th स्टैंडर्ड में अलग अलग किंगडम जैसे कि मुगल, मराठा, उनका सिविलाइजेशन कैसा था, वो सारी चीज़ें आप पढ़ के आए। लेकिन वो चीज़ें अभी से बहुत सारी साल पहले की है, मतलब बहुत पुरानी है, इसलिए आपको वो हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग लगती है। लेकिन अब जो 8th स्टैंडर्ड में हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री है, मतलब बहुत साल पुरानी नहीं है, इसलिए आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर। चैप्टर में जो दिया है हाउ, व्हेन एंड वेयर वो किसके लिए है? वो हिस्ट्री के लिए है, मतलब हिस्ट्री कैसे बनी, हिस्ट्री कब बनी और हिस्ट्री कहाँ पे बनी। तो इसके बारे में पूरे चैप्टर में हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन से टर्म हमें समझने हैं। तो वो टर्म सबसे पहले देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला टर्म है हिस्टोरियन। हिस्टोरियन का मतलब होता है कि जो हिस्ट्री को लिखता है उसे बोलते हैं हम हिस्टोरियन। वन हु राइट्स अबाउट द इवेंट ऑफ द पास्ट, हाउ थिंग्स वर एंड हाउ दे चेंज। दूसरा टर्म है डिबेट। डिबेट करना मतलब किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना। तो डिस्कशन ऑन एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट है पीरियोडाइजेशन। पीरियोडाइजेशन मतलब टाइम के हिसाब से हमें जो भी इवेंट है उसको अलग अलग पीरियड में डिवाइड करना, तो उसे बोलते हैं पीरियोडाइजेशन। तो पॉइंटिंग एनी इवेंट इनटू पीरियड, तो वो हो गया हमारा पीरियोडाइजेशन। चलो उसके बाद है एंशियंट। एंशियंट मतलब बहुत ही पुराना, मतलब वेरी ओल्ड। दूसरा है मिडिवियल। मिडिवियल मतलब इट रिफर टू द पीरियड इन विच फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट, मतलब अभी की जो मॉडर्न सोसाइटी है जिसमें नहीं होती उसे बोलते हैं मिडिवियल। मतलब 7th स्टैंडर्ड में आपने जो हिस्ट्री पढ़ी अलग अलग किंग के बारे में, वो हो जाएगा मिडिवियल। चलो उसके बाद है कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के सिविलाइजेशन को, पॉलिटिक्स को, सोशल लाइफ को, कल्चर को अपने अंदर रखता है, मतलब उसके ऊपर वो खुद रूल करता है, तो उसे बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। तो उसकी डेफिनेशन ऐसे होगी, कॉलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वन कंट्री सबजुगेट्स अनदर एंड thus brings political, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। उसके बाद देखना है इसमें जो टर्म आया है सबजुगेट्स, तो उसका मतलब क्या होता है? सबजुगेशन मतलब गेनिंग कंट्रोल ओवर अ कंट्री। उसके बाद है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर किसे बोलते हैं? वन हु इज स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, मतलब जिसके पास सुंदर ब्यूटीफुल लिखने की कला होती है उसे बोलते हैं कैलीग्राफर। उसके बाद है सर्वे। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्वे। सर्वे का मतलब होता है कि अगर कोई एक एरिया है उसके अंदर पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ के लोग की मेंटालिटी कैसी है, वहाँ पे कैसे क्रॉप होते हैं, वो सारी चीज़ आप एनालिसिस करते हैं, तो उसे बोलते हैं सर्वे। द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग एंड रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट्स, फीचर्स एक्सेट्रा ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड टू प्रिपेयर अ मैप और अ प्लान फॉर इट। मैप बनाने के लिए और प्लान बनाने के लिए सर्वे करना पड़ता है। उसके बाद है आर्चीव्स। आर्चीव्स क्या होता है? अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा आर स्टोर्ड। मतलब आर्चीव्स एक प्लेस है जहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और कोई ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट है उसे स्टोर किया जाता है। उसके बाद कितनी डेट्स है जो आपको याद रखनी होगी इस चैप्टर में, तो उसमें सबसे पहली डेट है
1773 ईयर दिए है यहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर है 1773 वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस साल में वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद है 1782 फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रिनल, उनका फोटोग्राफ्स यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद है 1817 जेम्स मिल पब्लिश अ मैसिव 3 वॉल्यूम बुक वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं एग्जाम में, कौन सी बुक जेम्स मिल ने लिखी थी, वो बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद है 1920s द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया केम अप। तो इतनी डेट, इतनी साल है वो आपको याद रखनी होगी। तो अब जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है हिस्ट्री के बारे में। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ पास्ट में कैसी थी और अभी प्रेजेंट में वो कैसी है, उसमें कैसा चेंज आया है, उसे बोलते हैं हम हिस्ट्री। इसलिए इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी, हिस्ट्री इज अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। मतलब कोई चीज़ में टाइम के हिसाब से, टाइम के साथ कैसा चेंज आया है, उसे हम बोलते हैं हिस्ट्री। इट इज अबाउट द फाइंडिंग आउट ऑफ हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन द प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट में वो चीज़ कैसी चेंज हुई है। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विथ द प्रेजेंट वी रिफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। अब बात करें कि हिस्ट्री को डेट से ही याद कर सकते हैं, कि अगर कोई इवेंट से हमें हिस्ट्री को याद करना है तो भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कि चाय किसने सबसे पहले बनाई होगी, चाय या कॉफ़ी। ऐसे रेलवे सबसे पहले किसने बनाई होगी, ऐसे न्यूज़पेपर का इन्वेंशन सबसे पहले कैसे हुआ होगा। तो ये सभी क्वेश्चन के साथ वो सारी चीज़ों के लिए हिस्ट्री प्रोड्यूस होती है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं वो कोई पर्टिकुलर डेट पर प्रोड्यूस नहीं हुई होगी, वो सारी चीज़ होने के लिए एक पूरी प्रोसेस हुई होगी। बाद में वो सारी चीज़ जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, रेलवे है, न्यूज़पेपर है, डेवलप हुआ होगा। मतलब जो हिस्ट्री है वो अकॉर्डिंग डेट ही होती है ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो अकॉर्डिंग इवेंट भी होती है। जैसे कि चाय का इन्वेंशन कैसे हुआ कि अगर एक चाइनीज़ पर्सन है वो उबलते हुए पानी के अंदर चाय की लीव्स को गिरते देखता है, उससे क्या होगा कि चाय का कलर वाटर के अंदर आ जाएगा और वाटर का जो कलर है चेंज हो जाएगा। तो ऐसे चाय का इन्वेंशन हुआ। ऐसे रेलवे का इन्वेंशन कोई प्रोसेस के साथ हुआ होगा, न्यूज़पेपर का इन्वेंशन भी ऐसे ही कोई प्रोसेस के साथ हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ों के अंदर हमें कोई पर्टिकुलर डेट याद नहीं रखनी पड़ती, लेकिन स्पान ऑफ टाइम होता है, स्ट्रिंग ऑफ डेट्स होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें हिस्ट्री बताती है वो इवेंट के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन हम ऐसा सुनते आए हैं कि हिस्ट्री मतलब डेट्स, हिस्ट्री याद करनी है तो हमें डेट्स याद करनी ही होगी, इसीलिए तो हमें हिस्ट्री बोरिंग लगती है। तो फिर कौन सी डेट पर्टिकुलर हमें याद करनी होती है? जैसे कि कोई राजा कोई पॉलिसी बनाता है, उसका जन्म कब होता है, वो कब राजा बनता है, वो कब शादी करता है। तो यहाँ पे आपको दिया है इट वॉज अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज। Historians brought about the year when a king was crowned, the year he married, the year he fought a particular battle, etc. For such event, specific dates were fixed. मतलब इस टॉपिक में हमने देखा हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के लिए इवेंट कब याद रखनी होती है और हिस्ट्री के लिए पर्टिकुलर डेट कब याद रखनी होती है। जैसे कि प्लासी का बैटल हुआ, बक्सर का बैटल हुआ, तो वो सारी चीज़ों के लिए हमें पर्टिकुलर डेट याद रखनी होती है।
लेकिन अगर किसी चीज़ का इन्वेंशन होता है तो उसके लिए हमें प्रोसेस, उसकी इवेंट याद रखनी होती है। चलो अब उसके बाद का टॉपिक है, उसमें देखना है कि हाउ डू वी डिटरमाइन डेट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेट इज इम्पोर्टेंट। मतलब कोई डेट है वो अपने आप में तो उसका महत्व होता है, लेकिन सबके लिए भी उस डेट का इम्पोर्टेंट होता है, तब हमें उस पर्टिकुलर डेट को याद रखना होता है। जैसे कहते हैं डेट्स वी सिलेक्ट द डेट्स अराउंड विच वी कंपेयर अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन, they become important because we focus on a particular set of event as important। अब ये जो हमारी हिस्ट्री है वो ब्रिटिशर्स ने लिखी थी, इसलिए उन्होंने सारा फोकस जो गवर्नर जनरल थे उनके ऊपर किया था। तो हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से और वो एंड हुई लास्ट गवर्नर जनरल वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। इस बीच में अलग अलग बहुत सारे गवर्नर जनरल आते गए, जैसे डेलहाउसी, तो उनके ऊपर अलग अलग हिस्ट्री लिखी गई और सारे ब्रिटिशर उसको ही मेन मान के पूरे वर्ल्ड में उसे स्प्रेड करते थे। लेकिन उससे हमारे इंडिया के जो पीपल है वो क्या सोच रहे हैं ब्रिटिशर के बारे में, उन्हें अपना डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी बात तो हमें हिस्ट्री से पता ही नहीं चलती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं पीरियोडाइजेशन किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री का पीरियोडाइजेशन क्यों करना पड़ेगा। हिस्ट्री का पीरियोडाइजेशन करने से क्या होगा कि हिस्ट्री अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जिससे हम उसे इजीली समझ पाएंगे, इसीलिए पीरियोडाइजेशन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पीरियोडाइजेशन के बारे में बताया है, वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स in order to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. So the terms through which periodize demarcate the differences between period become important। तो पीरियोडाइजेशन की मेथड सबसे पहले किसने अप्लाई की, तो मेथड सबसे पहले जेम्स मिल जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। वो स्कॉटलैंड नाम का जो देश था वहाँ के थे, इसलिए उनको स्कॉटिश बोलते हैं। जैसे ब्रिटिश का कोई हो तो उसे ब्रिटिशर बोलते हैं, इंडिया का कोई पर्सन है तो उसे इंडियन बोलते हैं। ऐसे वो स्कॉटलैंड के थे, इसीलिए उनको स्कॉटिश बोलते थे। इकोनॉमिस्ट थे, मतलब वो अर्थशास्त्री थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। लेकिन इनका ये जो पीरियोडाइजेशन था उस टाइम पे तो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, सबने एक्सेप्ट किया था। लेकिन ये पीरियोडाइजेशन सभी चीज़ को अच्छी तरह से समझा नहीं सकता। जैसे कि उन्होंने ऐसा बोला कि अगर कोई राजा हिंदू है तो उसके धर्म के हिसाब से सारे टाइम पीरियड को उन्होंने हिंदू नाम लिया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि राजा हिंदू है तो उसकी जो प्रजा है वो सारी हिंदू ही होगी। उसमें कितने मुस्लिम भी हो गए, कितने ब्रिटिशर भी हो गए। ब्रिटिशर मतलब क्रिश्चियन बोल सकते हैं उनको। इसीलिए उनका जो क्लासिफिकेशन था, पीरियोडाइजेशन था जेम्स मिल का, वो फेल हुआ। तो उनके फेल होने का रीज़न यहाँ पे आपको बताया है। दूसरी चीज़ कि जेम्स मिल और दूसरे सारे ब्रिटिशर जब इंडिया में आए तब इंडिया की कंडीशन बहुत ही पुअर थी। जैसे कि हिंदू मुस्लिम अंदर ही झगड़ा करते थे, लड़ाइयाँ करते थे। दूसरा कि इंडिया के अंदर रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टैबूज था। कास्ट टैबूज का मतलब क्या है वो पहले समझते हैं। कास्ट टैबूज मतलब उस टाइम पे जो पॉपुलेशन है उसे 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था, जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो यहाँ ब्राह्मण थे उसे सबसे ऊपर मतलब अपर कास्ट में रखा गया था और जो शूद्र है उसे लोअर कास्ट में रखा गया था।
अब जो ब्रिटिशर थे वो क्रूशियल थे, मतलब दूसरों के लिए क्रूअल थे, निर्दयी थे, लेकिन वो दूसरी कंट्री जैसे कि अफ्रीका के लोग हैं तो उसके ऊपर ऐसे अत्याचार करते थे। लेकिन उन्होंने जब इंडिया में आके देखा तो इंडिया के लोग अपने देश के लोगों के ऊपर ही ऐसा अत्याचार करते थे, इसीलिए उस टाइम पे इंडिया की कंडीशन बहुत ही पुअर थी। दूसरी चीज़ कि अगर शूद्र पर्सन है कोई, उसके चाइल्ड के अंदर कोई स्किल है लेकिन उसके लिए डिसाइड किया है कि उसे साफ सफाई का काम करना है तो उसे वो ही काम करना पड़ता है। अगर उसके अंदर अच्छी स्किल है, वो अच्छा अर्थ शासन चला सकता है, फिर भी वो ऐसा काम कर सकता नहीं है। दूसरी चीज़ कि उनकी मेंटालिटी इतनी लो थी कि अगर कोई शूद्र की परछाई भी अपर कास्ट वाले लोगों के ऊपर पड़ती है तो वो लोग खुद डर्टी हो गए हैं, ऐसा मानते थे। इसीलिए अगर ब्राह्मण का कोई एरिया है तो उसके एरिया के अंदर शूद्र का जो पर्सन है वो दोपहर को ही जा सकता है, क्योंकि दोपहर के टाइम के दौरान जो परछाई है उनकी वो बहुत दूर तक नहीं जाती, इसलिए उनकी परछाई भी उनके ऊपर पड़नी नहीं चाहिए। इतनी लो लेवल की मेंटालिटी थी। दूसरी, उस टाइम पे सती सिस्टम, मतलब उसके अंदर जो भी लेडी है उसका अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो उसको भी उसके साथ चिता के अंदर खुद जल जाना है। तो ऐसी बहुत ही घटिया मेंटालिटी वाले लोग इंडिया में रहते थे। इसीलिए जेम्स मिल ऐसा सोचते थे कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, इंडिया का जो सिविलाइजेशन है बहुत ही लोअर है देन यूरोप, इसीलिए वो चाहते थे कि हमारे सिविलाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। लेकिन उनका जो ये पीरियोडाइजेशन था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश का, वो सारी चीज़ अच्छे से फुलफिल करता नहीं था, इसीलिए वो फेल हुआ। तो अब दूसरा पीरियोडाइजेशन आया और वो पीरियोडाइजेशन है एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। मतलब टाइम के हिसाब से अगर बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री, मतलब हम जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं उस हिस्ट्री को बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री। अलग अलग किंग के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मराठास के बारे में पढ़ते हैं, मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री थी उसे बोलते हैं मिडिवियल। और अब जो 8th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री आने वाली है उसे बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री किसे बोलते हैं। पहली चीज़ तो है जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो इंडिया की हिस्ट्री नहीं है, उसे बोरो किया गया है, दूसरी कंट्री से लिया गया है। क्योंकि मॉडर्न का मतलब होता है जिस कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो साइंस को अच्छे से समझते हो, जो रीज़न समझते हो, दूसरी चीज़ कि उसका जो सिविलाइजेशन है वो बहुत अच्छा है, तो ही उसे हम मॉडर्न बोल सकते हैं। लेकिन जब ब्रिटिशर इंडिया में आए तब ऐसे एक भी फीचर्स इंडिया में नहीं था। दूसरा, डेमोक्रेसी जिसके अंदर होती है, जिस कंट्री के अंदर, उसे ही मॉडर्न बोल सकते हैं। तो डेमोक्रेसी भी इंडिया में नहीं थी तब, इसीलिए इंडिया को तब हम मॉडर्न नहीं बोल सकते थे। लेकिन ब्रिटिशर ने ट्राई किया कि यहाँ की जो हिस्ट्री है उसे वो मॉडर्न बनाए। इसीलिए आपके अगर टीचर है तो आपको बोलते होंगे कि ब्रिटिशर थे, उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया है, जैसे कि रेलवे का इन्वेंशन किया, न्यूज़पेपर का इन्वेंशन किया, हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट वो लोग लाए। लेकिन वो सारी चीज़ें उन्होंने स्पेशली हमारे लिए नहीं की है, वो उन्होंने उनके फ़ायदे के लिए ही की है। जैसे कि उनको व्यापार करना है तो उसके लिए उनको रेलवे की ज़रूरत थी, उनको मजदूर की जगह पे इंडियन पर्सन को रखना है, तो जिसको इंग्लिश आता हो ऐसा पर्सन उसको चाहिए, इसीलिए उन्होंने इंग्लिश का एजुकेशन यहाँ पे लाए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उनके फ़ायदे के लिए की थी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो ब्रिटिश में वापस चले गए तो रेलवे की जो पटरी है वो अपने साथ ले जाएंगे, उसे तो यहाँ ही रखना पड़ेगा, इसीलिए वो हमारे लिए यहाँ पे रख के गए हैं। लेकिन एक चीज़ वो है कि इंडिया के बारे में इंडियन पर्सन को पता था कि हमारा एरिया इतना है, लेकिन सबसे पहला जो मैप है वो ब्रिटिशर ने बनाया था। अब
उसके आगे देखते हैं। चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉलोनाइजेशन। तो सबसे पहले जो हमने पॉइंट पढ़े उसमें ही देखा कि कॉलोनाइजेशन किसे बोलते हैं। कॉलोनाइजेशन मतलब वन कंट्री दूसरी कंट्री के सारे कल्चर है, उसका तो क्या बोलते हैं, उसकी इकोनॉमी है, सबको अपने अंदर रखता है, मतलब वो अपना ही एरिया है, पूरे देश को अपना ही एरिया है, ऐसे ट्रीट करता है तो उसे बोलते हैं कॉलोनी। और उसके ऊपर से ही वर्ड आया कॉलोनाइजेशन। तो यहाँ पे कॉलोनी की डेफिनेशन दी है आपको कि यह इससे पहले मैंने आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो उसमें हमने देखा कि जिस देश के पास साइंस है, रीजन है, डेमोक्रेसी है, तो उसे ही हम मॉडर्न हिस्ट्री वाला देश है ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं थी, इसीलिए ब्रिटिशर ने ऐसा सोचा कि इंडिया को वो अपना एक पार्ट ही डिसाइड कर दे और वो सारी चीज़ें उसके अंदर लाने के लिए वो ट्राई करें। Medieval was the term used to describe a society where this feature of modern society did not exist। तो ये टर्म भी हमने जो आगे अलग अलग टॉपिक देखे उसमें देखा है। But the features of modern period were not visible in India during the British rule। Many historians therefore refer to this period as colonial। उसे कॉलोनियल ऐसा इसीलिए बोलते थे क्योंकि ब्रिटिशर जो थे उन्होंने इंडिया को अपना ही एक पार्ट है ऐसे ट्रीट किया था, इसीलिए सभी हिस्टोरियन ने उसे कॉलोनियल ऐसा वर्ड दिया, ऐसा पीरियड दिया। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर इंडिया एंड मेड इट अ कॉलोनी। अब कॉलोनाइजेशन का मतलब है, कॉलोनाइजेशन इज अ टर्म दैट रिफर्स टू अ प्रोसेस इन विच वन कंट्री subjugates another and thus brings political, economic, social and cultural changes। तो ये डेफिनेशन भी हमने जो फर्स्ट स्लाइड थी उसके अंदर देख ली है। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट सोर्सेस। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो हिस्टोरियन थे और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी और ब्रिटिश लोग थे वो क्या सोचते थे। उनकी एक मेंटालिटी थी कि वो जो भी काम करते थे उसको रिकॉर्ड के फॉर्म में रखना है, इसीलिए उन्होंने अलग अलग आर्चिव्स बनाई, अलग अलग म्यूज़ियम बनाए जिसके अंदर वो जो भी काम करते थे, अगर कोई पॉलिसी वो निकालते हैं तो उसके बारे में लिखते हैं। अगर कोई ब्रिटिशर अपनी वाइफ को लेटर लिखता है तो वो लेटर को भी वो रिकॉर्ड के फॉर्म में रखते थे। तो हिस्टोरियन यूज डिफरेंट सोर्सेज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल records रखते थे ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट, मतलब कोई भी काम करते हैं तो उसका रिकॉर्ड तो हमारे पास रिटन फॉर्म में होना ही चाहिए। ईजी इंस्ट्रक्शन, मतलब कौन सी चीज़ को वो रिकॉर्ड के फॉर्म में रखते थे, तो वो कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, कोई पॉलिसी बाहर रखते थे, तो वो सभी चीज़ों को वो ऑफिशियल रिकॉर्ड के फॉर्म में रखते थे। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved, so they set up record room। record room बनाते थे वो, attached to all administrative institution, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन थी एडमिनिस्ट्रेटिव उसके अंदर वो एक record room रखते थे। Specialized institution like archives and museums were also set up to preserve important record। चलो अब उसके बाद दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज सर्वे। सर्वे किसे बोलते हैं, तो वो भी हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि अगर कोई एरिया के बारे में हमें एनालिसिस करना है तो उसके अंदर पॉपुलेशन कैसा है, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी कैसी है, वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वो क्या काम करते हैं, वहाँ पे कैसा क्रॉप होता है, वहाँ की सॉइल कैसी होती है, वो सारी चीज़ हम अगर समझेंगे तो उसे बोलते हैं सर्वे, बराबर। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर थे उनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि अगर हमें हमारा
एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव बनाना है तो सबसे पहले उस एरिया के बारे में हमें 100% इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। तो द practice of surveying also become common under the colonial administration. By the early 19th century, detailed survey were being carried out to map the entire country. तो अभी मैंने बताया कि जो इंडिया का फर्स्ट मैप था वो ब्रिटिशर ने ही बनाया था। तो वो मैप बनाने के लिए उन्होंने सारे इंडिया का सर्वे किया था। इन विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड, मतलब विलेजेस है तो उसके अंदर जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो उसमें से गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं तो उसके बारे में उन्होंने सर्वे किया। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एट द इंटरवल ऑफ एवरी 10 ईयर। अभी भी आपको पता है कि हर एक 10 ईयर के बाद यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो उस टाइम पे भी ऐसी जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं सेंसस। इट प्रिपेयर्ड ऑल द डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, मतलब वहाँ पे जो जिस एरिया का सर्वे करना है तो उस एरिया के अंदर कितने लोग हैं। नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, कौन सी कास्ट के लोग कितने हैं, रिलीजन उनका धर्म क्या है, ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या व्यवसाय करते हैं, क्या काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ सर्वे की जाती थी। उसके अलावा बॉटेनिकल सर्वे भी किया जाता था, जूलॉजिकल सर्वे भी किया जाता था, मतलब उतने एरिया में कौन से प्लांट ज़्यादा होते हैं, उतने एरिया के अंदर कौन से एनिमल ज़्यादा होते हैं, वो सारी चीज़ सर्वे की जाती थी। ऑल दिस आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। दिस रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड वॉट ले बिहाइंड देयर एक्शन, मतलब ये जो सारा सर्वे है उसके ऊपर से वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो क्या सोचता है उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं थी। ये सारे सर्वे पर से सिर्फ ब्रिटिशर क्या सोचते थे उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलती थी। इसीलिए इंडियन पॉपुलेशन क्या सोचता है उसके लिए अलग अलग चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, लाइक डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मतलब जो यात्री थे जो अलग अलग तीर्थ स्थान पर जाते थे तो उसे बोलते हैं पिलग्रिम्स। एंड ट्रैवलर्स। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है उसके ऊपर कुछ लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और जो खुद के ऊपर ही कुछ लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़। जैसे कि गांधी जी के ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। उसके अलावा लोकमान्य तिलक थे, उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला था, तो उससे इंडियन पॉपुलेशन है उसे पता चलता है कि ब्रिटिशर हमारे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन इससे भी जो लोअर कास्ट वाले पर्सन होते हैं जैसे कि मजदूर है, तो यहाँ पे आपको दिया है वर्कर्स है इन द माइंस एंड द पुअर पीपल, वो लोग क्या सोचते थे उसके बारे में पता चलता नहीं था। तो आपकी जो 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री है उसके अंदर आपको ये जो वर्कर्स है पुअर पीपल है वो क्या सोचते थे उसके बारे में दिया गया है। तो इसके साथ हमारा स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय